राजू, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आरामबाग में अचानक पत्थर बरसने लगे, गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और कुछ ही पलों में चुनावी माहौल हिंसा में बदल गया। यह हमला हुआ तृणमूल कांग्रेस की सांसद और उम्मीदवार मिताली बाग की कार पर, जब वह अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थी। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है और मिताली बाग खुद फेसबुक लाइव पर रोते हुए सामने आई। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले का आरोप लगा दिया। কিভাবে ভেঙেছে দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার যে চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোন রকম আমার বিয়ে, আমার ড্রাইভারকে আমি কোন রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। আপনারা দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা বাড়ি গেটটা তো খোলা যাবে না, কিভাবে নামবো? গেটটা তো খোলা যাবে না। দেখুন এই গেটটাকে কিভাবে খোলা যাবে? গেটটা তো খোলা যাবে না। আপনারা দেখুন কিভাবে গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে, কিভাবে গাড়িটাকে দেখুন। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही मिनटों में बीजेपी का पलटवार आता है और पूरे घटनाक्रम को चुनावी नाटक बताया जाता है। कहा जाता है कि असल में हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही किया था। अब सवाल यही से शुरू होता है कि आखिर सच्चाई क्या है और यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि जब लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में ही पत्थर और लाठी की आवाजें गूंजने लगे तो भरोसा कमजोर होना तय है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और दावा किया गया है कि ये भाजपा से जुड़े हैं। लेकिन क्या गिरफ्तारी ही सच्चाई है या फिर यह भी राजनीति का हिस्सा है, यह जांच का विषय बन गया है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर रिपोर्ट मांगी और पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आरामबाग एक तरफ से पुलिस छावनी में बदल दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ फोर्स तैनात करने से हालात संभल जाते हैं या फिर समस्या कहीं ज्यादा गहरी है? अब जरा उस बयान पर ध्यान दीजिए जो टीएमसी ने दिया। उनका कहना है कि यह हमला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद हुआ जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। टीएमसी ने इसे सीधा उकसावा बताया, जबकि बीजेपी ने इसे पूरी तरह गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बताया है। यानी जमीन पर जो हो रहा है उससे ज्यादा लड़ाई अब बयान और नैरेटिव की हो चुकी है। अब अगर हम इस एक घटना को अलग रखकर पूरे चुनावी माहौल को देखें तो तस्वीर और भी गंभीर नजर आती है। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान भी बंगाल के कई इलाकों से हिंसा और झड़प की खबरें आई। कहीं बूथ पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, कहीं उम्मीदवारों पर हमला हुआ और हर जगह वही कहानी दोहराई गई। एक तरफ टीएमसी खुद को पीड़ित बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर हमले की बात कर रही थी। यानी हर घटना के दौरान 2 चेहरे और सच्चाई बीच में कहीं खोती चली जा रही है। फिर दूसरे चरण से ठीक पहले बीते दिन रविवार को उत्तर 24 परगना के जगदल और भाटपारा इलाके में हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। पत्थरबाजी होती है, बमबाजी होती है, यहाँ तक कि फायरिंग की खबरें भी सामने आती हैं। टीएमसी आरोप लगाती है कि उनके दफ्तरों को निशाना बनाया गया, जबकि बीजेपी कहती है कि टीएमसी खुद हिंसा कर रही है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अब सोचिए, जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो तो आम जनता किस पर भरोसा करे? और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संकट
बनता जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ एक चुनाव तक सीमित है तो जरा पीछे मुड़कर देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं रही है। 2018 के पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हीन नतीजे के तुरंत बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। उस समय भी दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। यानी यह सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है जहां सत्ता की लड़ाई सड़कों तक पहुंच जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी है? क्योंकि जब हर चुनाव में हिंसा हो और हर बार जांच लंबित हो जाए तो यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की सेहत पर सवाल बन जाता है। अब बात करते हैं उस असर की जो इस घटनाओं का आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित वही है जो वोट देने निकलता है और अगर उसे यह डर हो कि बूथ तक पहुंचने से पहले ही वह हिंसा का शिकार हो सकता है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग को बार बार केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षा बलों के भरोसे चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं या फिर इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है? अब एक और अहम पहलू समझना जरूरी है और वह है नैरेटिव की राजनीति। आज हर घटना सिर्फ घटना नहीं रहती बल्कि तुरंत एक कहानी में बदल जाती है। एक पक्ष उसे हमला बताता है तो दूसरा पक्ष उसे साजिश कहता है और जनता के सामने दोनों अलग अलग सच्चाइयां रख दी जाती है। अब तय करना जनता को होता है कि वह किस पर भरोसा करे। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा खेल बन चुका है। अब अगर हम मिताली बाग के मामले को देखें तो एक तरफ उनका रोता हुआ वीडियो है जो सहानुभूति पैदा करता है तो दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। अब सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन तब तक यह मामला राजनीतिक हथियार बन चुका है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव अब लोकतंत्र का उत्सव रह गया है या फिर यह ताकत और डर का खेल बन चुका है? क्या वोट की ताकत से ज्यादा अब पत्थर और लाठी की ताकत काम कर रही है और क्या आम मतदाता इस माहौल में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्या यह घटनाएं सच्ची हैं या फिर राजनीति का हिस्सा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।